हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 साइंस का, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। ओके, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है आप सबको पता है। जब फॉरेस्ट में सारे के सारे पेड़ काट दिए जाते हैं एंड फिर उस लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रोकरिंग लैंड फॉर द कल्टीवेशन, या तो हमें वहाँ पर कुछ फार्मिंग करनी है, या हमें वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनानी है, या घर बनाने हैं, या फिर फर्नीचर बनाना है, मतलब या फिर उस जो लकड़ी हमने काटी है उसको हमें एज अ वुड, मतलब एज अ वुड नहीं, एज अ फ्यूल उसे यूज़ करना है। ओके, अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर। ये जितना भी आपको दिख रहा है इतना है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ड्रॉट कैसे आते हैं, फ्लड कैसे आते हैं, ये आपको बहुत मज़ा आएगा कैसे आप पूरा फिनोमेना जानोगे। तो देखो, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर। आपने पेड़ काट दिया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, जो CO2 है, प्लांट्स ही कन्वर्ट करते हैं ना CO2 को। CO2 जितना भी एटमॉस्फेयर में होता है वो सारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम, तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जाएगा, रेनफॉल और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो तो कम होनी है क्योंकि पेड़ कट चुके हैं एंड जो ग्राउंड वाटर भी है उसका लेवल कम हो गया। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन डेट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप। कम पेड़ बचे हैं तो कम ही कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो पाएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। आज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है यहाँ पर वो बताया गया है कि जो जितनी भी हीट रेज आती हैं अर्थ पे, तो वो सारी जो है अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उसमें ट्रैप हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओके, वो जो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं उनमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एक्चुअली, जो कि ट्रीज कंज्यूम कर लेते हैं। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। दिस इज कॉज ड्रॉट्स। ओके, दिस ऑल कॉज ड्रॉट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा कारण है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होता है एंड उसकी वजह से रेनफॉल जो होती है वो कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट अगर कम हो गई, अब ज़्यादा होगी तो हम देखेंगे क्या होगा। ओके, कम हो गई तो ड्रॉट, आप ड्रॉट का यहाँ पर फोटो देख सकते हो। एंड अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं डिजर्टिफिकेशन क्या होता है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर एंड द हार्ड एंड रॉक लेयर। दिस सॉइल हैज़ अ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट, इट इज कॉल्ड द डिजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन अगर हम इस लाइन में एक लाइन में समझ लें, जो फर्टाइल लैंड होती है अगर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, बट होता क्या है पूरा प्रोसेस, जो ऊपर की लेयर होती है, जैसे द ह्यूमस वाली जो लेयर हो गई, ये पूरी की पूरी रिमूव हो जाती है विंड की हेल्प से या किसी की भी जो है हेल्प से। ट्रीज वगैरह आप काट देते हो तो जो सॉइल होती है वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, एंड जो नीचे वाली हार्ड रॉकी लेयर होती है वो विजिबल होना शुरू हो जाती है। एंड जाहिर सी बात है कि वो भी क्या होगी, बहुत ही लेस ह्यूमस होगी, लेस फर्टाइल होगी, धीरे 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 वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जाएगी। इसी प्रोसेस को हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। एक लाइन में समझे तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ओके, अगर लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के आया मतलब 2 मार्क्स में, तो आप ये पूरा लिख सकते हो। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब पेड़ क्या करते हैं, जब फ्लड्स वगैरह आती हैं तो ये पानी को रोक के रखते हैं, थोड़ी देर पानी को रोक लेते हैं एंड फिर वो पानी ज़मीन में जो है पर्कुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ओके, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं है तो पानी को रोकेगा नहीं, नीचे पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, जिसको आप इनफिल्टरेशन रेट भी बोलते थे, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, वाटर मूव करता है पूरा सॉइल सरफेस, एक तो पूरा जो टॉप लेयर है सॉइल का उसको उड़ा ले जाता है। ओके, डिपॉजिट कर देता है किसी और जगह पे, एंड साथ ही साथ जो इनफिल्टरेशन रेट होती है, मतलब जो पानी ज़मीन में एब्जॉर्ब होता है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे हम बचा सकते हैं। अगर हमें प्रोटेक्ट करना है फ्लोरा एंड फोना को, फ्लोरा आपको पता है प्लांट्स को कहते हैं, फोना हम एनिमल्स को कहते हैं, और साथ में साथ उनकी हैबिटेट्स को बचाना है,
प्रोटेक्टेड एरिया, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बनाए गए हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लांटेशन, ग्रेजिंग, हंटिंग, पोचिंग एंड ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मना है, मतलब इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है एंड ऑल। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, large areas of protected land for the conservation of the wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area. Wildlife, plant, animal and जो ट्राइबल पीपल होते हैं जो वहाँ रहते हैं, इन सब की लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब के हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत इतना ज़्यादा बड़ा एरिया जो जिसको प्रोटेक्ट करा जाता है गवर्नमेंट के अंडर में, उसको कहते हैं हम कि वहाँ पर हंटिंग, पोचिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंदर एक नेशनल पार्क है, जिस नेशनल पार्क का नाम है सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक नेशनल पार्क है, याद रखना है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत लार्ज एरिया है, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया होता है, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो, जिसमें एक नेशनल पार्क है एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? बोरी एंड, सबसे पहले आप देख रहे हो वाइल्ड डॉग, देन उसके बाद आप देख रहे हो चीतल, फिर वोल्फ, फिर उसका लेपर्ड, फिर फॉन, फिर जामुन का ट्री। ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही पिक्चर यहाँ पर ली गई है। द प्लांट्स एंड द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर द टर्म्ड एज अ फ्लोरा एंड अ फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स में, कि जो प्लांट और एनिमल आपको मिलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, वो उसी हैबिटेट में रहते हैं एंड उसी हैबिटेट में प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हमको वो एरिया बनाना पड़ता है। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, आपको लर्न करनी है। एंडेमिक स्पीशीज आर द दो स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर। ऐसे ही कहीं जगह पर नहीं मिलती, उनके लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर ही वो फाइंड आउट होते हैं, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों। ओके, फाउंड एक्सक्लूसिवली। सॉल एंड वाइल्ड मैंगो एंडेमिक फ्लोरा पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये स्पेशली आपको वहाँ मिलेंगे। बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल आर द एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। ठीक है, ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो कि पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली सिर्फ उसी एरिया में मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जाइंट स्क्वेरल एंड वाइल्ड मैंगो। ओके, डिड यू नो, देख लेते हैं स्पीशीज़ क्या होता है। स्पीशीज़ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड। ओके, वो अपने ही टाइप के एनिमल होते हैं, उसी में रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। जैसे कैट में डिफरेंट स्पीशीज़ कौन सी हो गई, जैसे लॉयन हो गया एंड कैट हो गई, तो ये स्पीशीज़ है। ठीक है, इनका पूरा कैट का स्पीशीज़ है। दिस मीन दैट द मेंबर्स ऑफ द स्पीशी कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशी। ये रिप्रोड्यूस कर सकती हैं सिर्फ अपने ही मेंबर से, ठीक है, एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीशी। ठीक है, जैसे लॉयन जो है वो रैट के साथ या कोई भी अलग लेपर्ड, चीता, इन सब चीज़ों के साथ नहीं कर सकता, सिर्फ कैट का जो स्पीशी है सिर्फ उसी के साथ कर सकता है रिप्रोड्यूस। मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसीलिए जैसे कैट और लॉयन में ओके कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो इंटरब्रीडिंग कर पाते हैं। अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट और उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, ऐसे एरियाज बनाए जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एंड ये कुछ स्मॉल होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत लार्ज एरिया पे बनाया जाता है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर होती है। ठीक है, फिर अलग से भी बनाई जाती हैं। इट इज़ अ पीटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनरोच एंड यहाँ पर ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम, उनको वो बेसिकली हंटिंग करते हैं, उनके ऊपर पोचिंग करते हैं एंड उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो नेबरहुड्स में रहते हैं। ओके, यहाँ पर फिर से एक डिड यू नो है, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बर्ग, वाइट आइड, ये कुछ थ्रेटेंड एनिमल्स है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा खतरा है, ये ख़त्म होते हैं, इसलिए इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, इनका इतना अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है, इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। इंडियन सेंचुरीज हैव द यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल ऑफ द फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। क्यों हम इनको यहाँ रहते हैं? क्योंकि एक यूनिक लैंडस्केप होता है, मतलब इनको माउंटेन फॉरेस्ट, बुश, डेल्टास, बिग रिवर, सब टाइप का जो क्लाइमेट है वो अवेलेबल होता है एंड ये लोग वहाँ पर रहना मतलब बहुत आसानी से रह पाते हैं, कोई हंटिंग नहीं, कोई पोचिंग नहीं। ठीक है, अपना वही फूड चेन फॉलो कर रहे हैं। नेशनल पार्क देख लेते हैं क्या होता है।
एरियाज रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज देयर हैबिटेट, है दोनों वही सेम चीज़ें, पर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को रखा जा रहा है, उनको उनके हैबिटेट को, उनके नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट जितनी है उस एरिया की, सब कुछ प्रोटेक्ट, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में है। सतपुरा नेशनल पार्क एक फर्स्ट रिजर्व, इसमें और कुछ नहीं है। नेशनल पार्क की क्या डेफिनेशन होती है, वाइल्ड लाइफ की, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फ्लड और ड्रॉट कैसे होता है, यही चीज़ें तो पढ़ी हमने अभी तक। और कुछ नेशनल पार्क, कुछ बायोस्फीयर, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब के नेम्स। जस्ट डन। जितना बड़ा चैप्टर दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, ठीक है, आप इस नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हो। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, जो फाइनेस्ट इंडियन टीक होती है वो इसी फॉरेस्ट में मिलती है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। एक प्रोजेक्ट टाइगर था जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, एंड उनका जो भी सर्वाइवल है, मेंटेनेंस है, जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको बचाने के लिए। एनिमल हुज नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिनके नंबर धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम उनकी पॉपुलेशन हो गई है। माइट फेस एक्सटिंक्शन, या फिर वो धीरे ख़त्म भी हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। ऐसे एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। जैसे ये सब ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ही होता है, जिसको अलाउड नहीं किया जाता है, इसीलिए तो हम उनको ये कुछ प्रोजेक्ट टाइगर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सब जगहों पे रखते हैं, एंड इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करते हैं ताकि ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती है वहाँ पे, ओके। रेड डेटा बुक क्या होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है ये बुक। एन इकोसिस्टम इज मेड of all the plants, animals and the microorganism in the area along with the non-living component such as the climate, soil, river, delta. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जहाँ पर लिविंग, नॉन लिविंग सब लोग इंटरैक्ट कर पाए, ठीक है, जितने भी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब नॉन लिविंग चीज़ों से, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, नॉन लिविंग चीज़ हो गई नहीं, ये आपस में इंटरैक्ट कर पाए, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। रेड डेटा बुक एक सोर्स बुक है जिसमें जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स का नहीं, एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको मेंटेन करती है। इंडिया भी रेड डेटा बुक थोड़ा मेंटेन करती है, इंडिया के पास भी है प्लांट्स एंड एनिमल्स की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बुक। माइग्रेशन क्या होता है? Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of a climatic changes. सबको पता है, कितनी बार आपने माइग्रेशन पढ़ा है कि जब एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं जस्ट बिकॉज उनको क्लाइमेट चेंज सूट नहीं करता है। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, ताकि वो अपना जो एग्स हैं वो लेकर पाए उनके पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस में। इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, उनके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है एंड वो नहीं वहाँ पर सर्वाइव कर पाती हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज एंड ऐसा नहीं कि एक जगह से उठे दूसरी जगह पे चले गए, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जैसे अमेरिका की बर्ड्स कुछ हैं जो इंडिया आती हैं, ओके, तो ये इतना बड़ा जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है इनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स, हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसलिए पेपर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो आप उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में फेंको, बाकी पेपर्स को वेस्ट भी मत करो। वी शुड सेव एंड रीयूज यूज्ड पेपर, यूज किए हुए पेपर को रीयूज करना चाहिए एंड उसको रिसाइकल भी करना चाहिए। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस, क्योंकि जब पेपर को रीयूज, जब पेपर को बनाया जाता है बार बार, तो कुछ हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं, वो भी थोड़े कम होंगे। रिफॉरेस्टेशन क्या होती है? पेड़ लगाना ही रिफॉरेस्टेशन होती है। इज द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, कोई फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपने वहाँ पर पेड़ लगाए हैं, एंड जो प्लांटेड ट्रीज हैं ये सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए, कि जो पेड़ वहाँ उगा था उसी टाइप का आप वहाँ पर दूसरा पेड़ लगा रहे हो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक्ट था, ठीक है, जिसने जो कि बनाया गया था नेचुरल फॉरेस्ट या फिर जो लोगों की जो नीड्स है फॉरेस्ट को लेके उसको फुलफिल करने के लिए, ओके। इस चैप्टर के लिए इतना ही, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर एकदम से वापस से देखें, डिफॉरेस्टेशन क्या था, उसके कॉज क्या थे, ड्रॉट कैसे होता है, फ्लड कैसे होता है, डिजर्टिफिकेशन, उसके बाद जो एंडेमिक स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और कुछ स्पीशीज़ के नेम याद करने हैं। स्पीशीज़ वाला डिड यू नो इम्पॉर्टेंट था, एंड ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की वजह से रिसाइकलिंग एंड रिफॉरेस्टेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं। रेड डेटा बुक, बस ये ब्रॉड टॉपिक्स आपको याद रहेंगे। एंड जिस तरीके से
जो इस वीडियो से मैंने आपको समझाया वैसे ही आप अपने किसी फ्रेंड को समझा सकते हो, तो ज़्यादा दिन तक चीज़ें याद रहती हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देख सकते हो, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।